हेलो एवरीवन, मैं मीनू सामट, कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज हम यूजी सेमेस्टर 6 के कोर पेपर 13 के अंतर्गत एक नया टॉपिक देखेंगे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जिसका अर्थ एवं क्षेत्र पर आज हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक विचारधाराएं, आशय एवं विषय क्षेत्र। तो राजनीतिक विचारधारा से पहले हम जानेंगे कि ये विचारधारा होती क्या है। तो जैसे हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और साथ ही ये क्या है, एक विवेकशील प्राणी भी है। समाज में रह करके या उसकी परिस्थितियों को देख करके अपनी बुद्धि या भावनाओं द्वारा क्या करता है, ये तर्क वितर्क करता है। तो इसी अंतःक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, विचार या विचारधाराओं का जन्म होता है। जब ये विचारधाराएं राजनीतिक क्षेत्र से मिलती है, जैसे आप शासन के क्षेत्र से समझ सकते हैं, तो क्या हो रहा है, ये राजनीतिक विचारधाराएं कहलाती है। तो चलिए हम राजनीतिक विचारधाराओं के अर्थ की बात करते हैं। राजनीतिक विज्ञान में विचारधारा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी विचारक डेस्टर्ट डी ट्रेसी ने किया। विचारधारा से उसका अभिप्राय असंदिग्ध सत्य से था, यानी संदेह रहित सत्य अथवा परम सत्य से था। तो इस प्रकार हमें पता चल गया है कि राजनीति विज्ञान में विचारधारा सर्वप्रथम इसका प्रयोग कब हो रहा है, 18वीं सदी में हो रहा है। किसके द्वारा, फ्रांसीसी विचारक डेस्टर्ट डी ट्रेसी के द्वारा। और इसका अभिप्राय वो क्या बता रहे हैं, एक परम सत्य या क्या बोल सकते हैं, संदेह रहित सत्य, जिसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं है। विचारधारा अत्यंत व्यापक शब्द है जो अत्यंत विस्तृत होते हुए भी अस्पष्ट है और दार्शनिक तथा वैचारिक जटिलताओं से परिपूर्ण है। तो हम कह सकते हैं कि विचारधारा जो है वो बहुत ही व्यापक शब्द है, जिसको हम एक सीमित क्षेत्र में नहीं रख सकते हैं। और क्या हो जा रहा है, यह एकदम स्पष्ट भी हो जाता है। और इसमें क्या हो रहा है, दार्शनिक और वैचारिक जटिलताओं से या बिल्कुल क्या हो जा रहे हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं। तो इस तरह हम विचारधारा को क्या हो रहा है, एक स्पष्ट अर्थ पर हम इसे नहीं बतला सकते हैं। तो राजनीतिक विचारधाराएं की कुछ परिभाषाएं। तो कुछ विचारकों ने राजनीतिक विचारधाराएं की परिभाषाएं इस प्रकार दी है, जिसमें डैनियल वेल के अनुसार विचारधारा का अर्थ विचारों को समाज में प्रभाव उत्पन्न करने वाले साधनों में रूपांतरित करना है। एक विचारक के लिए सत्य उसके कार्य में निहित रहता है। तो ये क्या बोल रहा है, विचारधारा का अर्थ क्या हो रहा है, समाज में उत्पन्न करने वाले साधनों के रूप में इसको रूपांतरित करना होता है, जिससे कि उस विचारधारा से क्या हो रहा है, समाज में प्रभाव पड़े। तो उसको एक साधन के रूप में यह दिखता है। तो एक विचारक के लिए सत्य उसके कार्य में निहित रहता है। तो हम इसके इन परिभाषाओं के आधार पर हम गांधी जी को जोड़ सकते हैं, जिसमें गांधी जी जैसे अपने जो गांधीवादी विचारधारा है, सत्य है, अहिंसा है, वो सब समाज में वो उसको ये निरूपित किया है एक साधन के रूप में, ताकि क्या हो रहा है, समाज में एक प्रभाव उत्पन्न हो सके। वेलफोर्ड एवं लिंकन के शब्दों में विचारधारा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यों तथा लक्ष्यों से संबंधित विचारों का निकाय है, जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों की योजना तैयार करती है। तो पेडल फोर्ड एवं लिंकन के शब्दों में क्या बोल रहा है, विचारधारा जो है वो आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक मूल्यों और लक्ष्यों से क्या हो रहा है, संबंधित एक विचारों का समुच्चय है, एक आकार है, एक बॉडी है। तो इसका उद्देश्य क्या रहता है, लक्ष्यों को प्राप्त करना और कार्यों के लिए क्या है, योजना को तैयार करना। रोडी, एंडरसन एवं क्रिस्टोल के शब्दों में एक राजनीतिक विचारधारा विचारों की व्यवस्था है, जो राज्य की प्रकृति की विवेचना करती है तथा राज्य के नागरिकों तथा शासन के मध्य संबंधों का वर्णन करती है। ऐसी विचारधारा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक मूल्यों का समुच्चय होती है। तो इन विचारकों ने क्या कहा है, राजनीतिक विचारधारा विचारों की एक
व्यवस्था है। तो ये बात कर रहे हैं अब राजनीतिक विचारधारा की, जिसमें राज्य की प्रकृति की विवेचना हो रही है, जो राज्य में नागरिक रहते हैं और शासन के मध्य जो संबंध है उसका वर्णन कहते हैं। तो इस तरह हम विचारधाराओं को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और उसके नैतिक मूल्यों में क्या हो रहा है उसका समुच्चय होता है, वो मिले हुए रहते हैं। तो इस प्रकार इन परिभाषाओं से क्या हो रहा है, मगर एक निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, विचारधारा विचारों का एक विज्ञान है। तो विज्ञान इसे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको व्यवहारिक रूप दिया जाता है, जो मानव स्वभाव और सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या करती है और भविष्य के आदर्श समाज की व्यवस्था तथा उस व्यवस्था की प्राप्ति के लिए साधन पद्धतियों का वर्णन करती है। तो हम समझ ही गए हैं कि विचारधारा क्या हो रहा है, ये जो मानव स्वभाव है और जो परिवर्तन है उसका व्याख्या करती है, और ये भविष्य का भी क्या हो रहा है, आदर्श समाज की व्यवस्था कर रही है, और कैसे वो समाज प्राप्त होगा तो उसके साधन और जो पद्धति है उसका भी ये वर्णन करती है। तो हम आइए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक विचारधारा का क्षेत्र। राजनीतिक विचारधारा के क्षेत्र में वे बातें आती है जिनका अध्ययन विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं में किया जाता है, जिसके अंतर्गत राज्य, शासन और इन दोनों संस्थाओं के साथ व्यक्ति के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित विचारधाराओं में राज्यों के वैदेशिक संबंध को निर्धारित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तो हम राजनीतिक विचारधारा का जो क्षेत्र है तो उसमें कौन सी बातें आ रही है, क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या बातें आ रही है, किस बात का अध्ययन किया जा रहा है, उसमें राज्य, शासन और शासन से जो जुड़े हुए हैं नागरिक व्यक्ति, तो उनके संबंधों का भी क्या हो रहा है, इसमें अध्ययन होता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित विचारधाराओं का बात करेंगे तो क्या हो रहा है, राज्य के जो वैदेशिक संबंध जो निर्धारित करने वाले तत्व होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति जैसे तत्व होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक विचारधारा के क्षेत्र की विवेचना निम्न प्रकार से की जा सकती है, जिसमें पहला है मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन। तो हम इससे एकदम क्लियर हो जा रहा है कि मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, राज्यों के समस्त स्थिति, कार्यों और संस्थाओं का जो मूल्यांकन का जो आधार होता है वो क्या रहता है, इस आधार पर होता है कि उनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जो राज्य के जो निकाय हैं उसका मूल्यांकन सिर्फ इस आधार पर होता है कि मानव जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह विभिन्न समाज विज्ञान क्या करते हैं, मानव के जो विभिन्न पक्ष होते हैं उसी का ही क्या करते हैं ये लोग अध्ययन करते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अध्ययन आदि इसमें आ जाते हैं। और इसी विचारधारा में जैसे हम देख सकते हैं उदारवादी विचारधारा, उदारवादी दर्शन हुआ या मार्क्सवादी दर्शन हुआ। उदारवादी कहीं ना कहीं राज्य से जुड़ा हुआ है, वही मार्क्सवादी क्या हो रहा है, एक व्यक्तिवादी का संघर्ष का इसमें क्या हो रहा है, अध्ययन हो रहा है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, राज्य से और उसकी आर्थिक स्थितियों से ये जुड़ा हुआ है। दूसरा है राज्य का अध्ययन एवं विश्लेषण। तो इसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप, क्षेत्र, शासन व्यवस्था का अध्ययन होता है, विश्लेषण किया जाता है। जैसे राज्य की उत्पत्ति हम जान रहे हैं कि किन किन के क्या क्या सिद्धांत है, किन किन कारणों से हो रही है, दैवीय उत्पत्ति हुआ या ऐतिहासिक या शक्ति सिद्धांत जो भी होते हैं उसके कई कारण हैं। स्वरूप, राज्य का स्वरूप, तो राज्य का क्या स्वरूप रहता है उसका अध्ययन एवं विश्लेषण होता है। राज्य के क्या कार्यक्षेत्र होते हैं और उसकी क्या शासन व्यवस्था होती है। तो स्वरूप में जैसे हम लोग देख सकते हैं कृत्रिम या प्राकृतिक स्वरूप राज्य का हो गया, कार्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, किस प्रकार वो शासन व्यवस्था करते हैं, तो इन्हीं बातों का क्या हो रहा है, अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। तीसरा है व्यक्ति और राज्य का संबंध। तो यहाँ व्यक्ति और राज्य के संबंध के अंतर्गत कई हम समस्या को हमेशा देखते रहे हैं, जिसमें व्यक्तिवाद को जहाँ साध्य माना जाता है और वहीं
व्यक्तिवाद के अंतर्गत व्यक्ति को क्या माना जा रहा है, एक साध्य माना जा रहा है, और उदारवाद के अंतर्गत क्या हो रहा है, राज्य को एक साधन माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दो क्या हो रहे हैं, विचारधाराएं एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते हैं। यह जो विचारधारा है आज भी एक समस्या और चुनौती बनी हुई है। तो इस प्रकार राज्य की सत्ता और स्वतंत्रता का वातावरण में व्यक्ति अपने विकास को देखता है। फोर्थ पॉइंट है आपका राजनीतिक अवधारणाओं का अध्ययन, जिसके अंतर्गत हम संप्रभुता, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, बहुत सी राजनीतिक अवधारणाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम यह जानते हैं कि संप्रभुता क्या है। अब हम जानते हैं कि संप्रभुता एक क्या है, राज्य की एक सर्वोच्च शक्ति है जो राज्य को प्राप्त होती है। वहीं अगर स्वतंत्रता, समानता की बात करें तो यह राज्य द्वारा क्या हो रहा है, व्यक्ति इसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न, स्थापित करने के लिए प्रयत्न करते रहता है। वहीं राष्ट्रीयता क्या होती है, राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई होती है। फिफ्थ पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीयता और विश्व शांति। जो भी राजनीतिक विचारधारा की एक विषय वस्तु है, यानी अंतर्राष्ट्रीयता एक राजनीतिक विचारधारा की हम क्या बोल सकते हैं, इसको विषय वस्तु मान सकते हैं। जैसे उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की क्या बोल रहे हैं, निरंकुशता को स्वीकार नहीं करता है। तो वहीं क्या हो रहा है, जो सर्वाधिकारवाद होता है उसकी जो विचारधाराएं होती है वो क्या हो रहा है, जो नाजीवादी या फांसीवादी से जुड़ी होती है, जो राज्य में युद्ध को एक क्या बोला जाता है, स्वाभाविक स्थिति के रूप में वो उसको मानती है। तो इस तरह अंतर्राष्ट्रीय नियमों को अस्वीकार करती है। तो हम और भी देखते हैं इसकी कुछ विचारधाराएं, जैसे कि आप कह सकते हैं गुटनिरपेक्षता विचारधारा। तो क्या होता है, यह युद्ध के स्थान पर क्या बात कर रहा है, शांति व सहभागिता की नीति के बारे में बात करता है। तो इस तरह अंतर्राष्ट्रीयता और विश्व शांति के अंतर्गत हम कई अवधारणाओं को, विचारधाराओं को पाते हैं। जैसे उदारवाद हुआ, सर्वाधिकारवाद हुआ, या गुटनिरपेक्ष विचारधारा हुआ, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम इस तरह हम जान गए हैं राजनीतिक विचारधारा के क्षेत्र। और हम ये एग्जाम्स की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप राजनीतिक विचारधाराओं को अच्छे से समझ पाते हैं तो आगे जो विचारधाराएं हैं उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।